नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सुरेश खरे और जैसा कि आपको पहले से ही ग्रुप में बता दिया गया है कि जो आपकी 23 तारीख है, 23 तारीख से आपके जो हिंदी के लेक्चर हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को इंतजार था, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपके जो लेक्चर्स हैं वो कब स्टार्ट होंगे, है ना, कब से। तो इनको थोड़ा सा लेट हो गया स्टार्ट करने में, क्योंकि क्या हुआ कि अभी बीच में होली आ गई और उससे पहले कुछ काम में व्यस्तता थी, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन अब आपको हर 1 से 2 दिन में, मतलब 2 दिन के अंतराल में, जैसे यदि आपका 23 तारीख को लेक्चर डला है तो इसके बाद 24, 25, 26 को आपको दूसरा लेक्चर मिल जाएगा, है ना। हम 15-20 दिन में ही हिंदी के जो थ्योरी वाला पार्ट है वो खत्म कर लेंगे और साथ में जो वोकेबलरी वाला जो पोर्शन है ना, जो वोकेबलरी वाला पोर्शन है वो आपको डेली ग्रुप में दिया जा रहा है ना। यानी आपके 20 लगभग 20 दिन लूंगा मैं, है ना। 20 दिन में मैं आपका पेपर 5 और पेपर 6 दोनों ही कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, अब ये लेक्चर की शुरुआत कैसे हुई, तो पहले क्या था कि हमने आंसर राइटिंग क्लास लॉन्च की थी, है ना। एमपीपीएससी मेंस के लिए आंसर राइटिंग क्लास लॉन्च की थी, जिसमें आपको 71 टेस्ट भी मिल रहे थे, साथ में पेपर 5 और पेपर 6 के लिए आपको 10 क्लासेस अलग से दे रही थी, ठीक है। अब इन क्लासों की संख्या थोड़ा सा बढ़ा दी गई और ये जो लेक्चर्स हैं आपके पेपर 5 और पेपर 6 वाले, ये सभी के लिए फ्री कर दिए गए और ये आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। आप सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब पे, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब के माध्यम से ये सारे लेक्चर्स आप फ्री में देख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्लासेस डिसाइड नहीं है पहले से, लेकिन हाँ, आपकी 20-22 क्लासेस यहाँ पे होंगी, कम ज़्यादा हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि अब टॉपिक को जब अपन देखेंगे ना, जब जैसे रस वाला टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो उसको मैंने 2 भागों में बांटा हुआ है ना। पहले वाला जो भाग है उसमें हम रस की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके अंगों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद कल हम पढ़ेंगे रस के सारे प्रकार, तो 2 लेक्चर में आपका जो रस वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा वो वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला हमारे सिलेबस में नहीं है। जो वर्णमाला है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये हमें पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? तो भाई जब हम संधि पढ़ेंगे ना, या फिर हम जब हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। और संधि में तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जब हम रूल्स पढ़ेंगे संधि के, तो वर्णमाला का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है ना। तो ये थोड़ा सा हम इसको एक लेक्चर इस पर जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। अब हमने जो मेंस आंसर राइटिंग क्लास चालू की थी, उसमें आपको ये टेस्ट वगैरह दिए जा रहे थे। उस समय पे इसकी फीस 499 थी, है ना। ये ऑफर जो था वो आपका 28 फरवरी तक के लिए वैलिड था। फिर क्या किया गया कि ये जो ऑफर है इसको हटा दिया गया, सीधे फीस ही रख दी गई 499, है ना। तो आप आज भी यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 में आप हमारी आंसर राइटिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें आपको 71 टेस्ट मिल रहे हैं, है ना। और 71 टेस्ट के साथ उनकी आंसर ड्राफ्टिंग क्लास है। साथ में आपका जो टेस्ट जो आप देंगे उसको चेक भी करवाया जा रहा है ना। और आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट पैकेज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अभी तक ये 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था और अभी तक 17, आज यदि हम बात करें तो आज 18वां टेस्ट होगा, है ना। तो ये 18वां टेस्ट आज होने वाला है इसका, ठीक है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी लेक्चर पे आते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है वो हिंदी की से रिलेटेड है ना। तो हिंदी में जो रस हमें पढ़ना है, रस और रस के अंगों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। आप हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, है ना, फेसबुक, सॉरी फेसबुक पे तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये अपना व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, है ना, नोट्स की। और आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको पीडीएफ को निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं। जो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है,
जो पंचम प्रश्न पत्र है, जब मैं 6 पेपर स्टार्ट करवाऊंगा तो उसका सिलेबस हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे तो आपको पता ही होगा कि जो 5वां प्रश्न पत्र यानी पेपर 5 जो है उसमें क्या क्या है, लेकिन एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं, है ना। तो इस पेपर का जो अंक है ना, कुल ये 200 मार्क का हो रहा है। इसमें सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 25 अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनकी जो अंक होंगे वो 3 होंगे, है ना। ऐसे करके आपका ये 75 नंबर वाला पहला वाला जो प्रश्न होगा वो होगा। अब ये जो 25 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये कहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा सिलेबस, है ना, जैसे कि रस हो गया, छंद हो गया, अनुवाद, हिंदी, प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्म चिन्ह, शब्दावली, ब्लोम शब्द, इन सारे सिलेबस से मिला के आपको, है ना, इन्हीं में से ही 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर अगला पोर्शन आपका होगा रस। रस से संबंधित आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब 5 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका 1 अंक का होगा, है ना। और इसी में एक दूसरा सब पार्ट होगा जो होगा आपका छंद और दोहे वाला। दोहा मतलब छंद वाला, जिसमें अपने को बेसिकली दोहा, सोटा और चौपाई के बारे में पढ़ना है ना। तो इससे भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे टोटल करके जो दूसरा प्रश्न होगा वो आपका 10 अंक का होगा, ठीक है ना। अब देखो रस से संबंधित कैसे क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये आपने इस बार ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है तो आपने पेपर में देखा होगा, ठीक है ना। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप जब हिंदी में रस मुझसे पढ़ लेंगे उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, बस आप मेरी बात को मानते जाइए, ठीक। चलिए फिर इसके बाद जो अगला तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें आपको अनुवाद और वाक्य मिलेगा, है ना, यानी हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है। तो ये भी आपके सेम होंगे 5 into 3 और 5 into 3 यानी 15 अंक के 5 क्वेश्चन होंगे, 5-5 क्वेश्चन। फिर आपको प्रशासनिक शब्दावली मिलने वाली है ना। 5 आपकी आएंगी हिंदी से अंग्रेजी की और 5 आएंगी आपकी अंग्रेजी से हिंदी की, ठीक। ये चीज जो है आप डेली हमारे जो ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गया या व्हाट्सएप ग्रुप जो मेंस से रिलेटेड अलग से बनाया हुआ है ना, उसमें आपको ये डेली देखने को मिल रहे हैं। अभी विलोम शब्द अभी ये खत्म हो जाएंगे तो हम आपको क्या कहलाते हैं मुहावरे वगैरह भी देंगे, ठीक है ना। तो ये आप डेली नोट डाउन करें, उनको पढ़ते जाएं, क्योंकि ये आपके 10 नंबर है ही है ना। यहाँ से आपको 10 नंबर मिलने हैं। फिर संधि है अगला क्वेश्चन, तो संधि से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में मुहावरे और कहावतों से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। संधि से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 अंक का होगा। इस प्रकार से आपका ये 10 नंबर की संधि पूछी जाएगी, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको स्किप नहीं करना है ना। फिर मुहावरे और कहावतें, ये भाई लिखने वाला पोर्शन है या फिर रटने वाला पोर्शन है, तो ये आप डेली डेली पढ़ते जाएं थोड़े थोड़े किसी भी बुक से, है ना। कोई भी आप बुक प्रेफर कर सकते हैं जो मार्केट में है, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको 5 into 2 क्वेश्चन आपको मुहावरे और कहावतों से मिलेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको 20 नंबर का ये इन सारे पोर्शन से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लास्ट में पल्लवन आएगा 5 अंक का, ठीक है। और फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जो बोलियां हैं इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर एक अपठित गद्यांश आएगा। इस प्रकार से ये जो आपका पेपर है पूरा 200 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था जो कि जिसमें हमें पेपर 5 को पढ़ना है। अब जो हम लेक्चर बात कर रहे हैं तो हम लेक्चर में क्या क्या लेंगे, तो देखो एक लेक्चर में आपको 2 लेक्चर में आपको रस से संबंधित पढ़ा दूंगा, है ना, जिसमें आपके रस खत्म हो जाएंगे। छंद से रिलेटेड भी मैं 2 लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद है ये आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत बताने की, तो इसको मैं एक लेक्चर के थ्रू बता दूंगा, ठीक। फिर ये जो प्रशासनिक शब्दावली है ये रटने वाला पोर्शन तो मैं अभी से आपको देता जा रहा हूँ, आप डेली 10-10 करते जाए। फिर इसके बाद यदि हम बात करें संधि समास तो ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। ये इससे टोटल 4 लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर आपके संधि से होंगे, 2 लेक्चर समास से होंगे, ठीक। फिर मुहावरे कहावत है ये भी रटने वाला पोर्शन है, तो ये भी आप पढ़ते जाएं डेली डेली। ब्राह्म चिन्ह इनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा, है ना।
मतलब कि इससे जो थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। शब्द शक्तियाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, विलोम शब्द है ये मैं आपको दे ही रहा हूँ, तो आप इनको याद करते जाए। इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तत्सम तद्भव, कभी अंतर पूछ ले, मान लो तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है ना। तो ये सारी जो थ्योरी है ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। बाकी इसमें जो रटने वाला पोर्शन है वो मैं आपको ग्रुप में डेली देता जा रहा हूँ, है ना। पर्यायवाची शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया, वर्तनी शोधन हो गया, वाक्य एवं संरचना, ये एक आपका लेक्चर बनेगा, ठीक है। फिर शब्दार्थ, ये सारी चीजें, और फिर आपका एक लेक्चर पल्लवन से बनेगा, ठीक है। बोलियों से रिलेटेड 2 लेक्चर रहेंगे, पल्लवन की ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर ले लूंगा, है ना। अपठित गद्यांश तो बन ही जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी की क्लासेस रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं पहली क्लास पे, है ना, रस। रस के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या है रस, रस की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो हमें अर्थ ही पता हो। जहां किसी काव्य को, ठीक है, काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने, देखने से हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। क्या है रस, जब कोई भी हम काव्य पढ़ रहे, काव्य या साहित्य पढ़ रहे, तो उसको पढ़ने से या सुनने से या देखने से, ठीक है, हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं, ठीक है। अब रस संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है, तो भरत मुनि को रस संप्रदाय का जनक बोला जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, ठीक है, रसों का उल्लेख किया है। अब इनका जो ग्रंथ नाट्य शास्त्र, उसमें 8 रसों का उल्लेख है ना। इन्होंने 8 रसों के बारे में बताया और उन्होंने एक परिभाषा भी दी है। ये रस की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, मतलब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। ये भरत मुनि ने कहा है, ठीक है। फिर आचार्य उदय भट्ट, ठीक है, एक और वो थे, ठीक है। तो उन्होंने एक 9वें रस को जोड़ा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, इन्होंने जो शांत रस है इसको नहीं माना, इसको रस नहीं माना है ना। इसको रस किसने माना है, उदय भट्ट ने, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद या फिर वैराग्य होता है, ठीक है ना। आचार्य विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को जोड़ा, ठीक है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक है ना। मतलब कि वात्सल्य रसी, श्रृंगार का रति होता है, लेकिन वात्सल्य रसी मतलब पुत्र के प्रति प्रेम की भावना इसमें दिखाई देती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो मतलब जो आपके आचार्य विश्वनाथ थे उनके द्वारा एक रचित ग्रंथ था साहित्य दर्पण, ठीक है, जिसमें वात्सल्य रस का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। फिर आचार्य रूप गोस्वामी, है ना, गोस्वामी तुलसीदास की बात नहीं हो रही यहाँ पे, रूप गोस्वामी की बात हो रही है। इन्होंने 11वें रस के रूप में भक्ति रस को जोड़ा, जिसका स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति होता है ना, मतलब कि भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति, जैसे कि आपके मीराबाई हो गई, है ना, इनके जो पद हैं ये भक्ति रस से प्रेरित है ना। तो इसके बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। और इन्होंने अपने ग्रंथ जो उज्जवल नीलमणि था उसमें इसका उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यदि हम अंततः देखें तो मूलतः रसों की संख्या 9 है ना। वात्सल्य और भक्ति रस को श्रृंगार रस का ही क्या माना जाता है, प्रतिभाग माना जाता है, ठीक है ना। अब ये रस 9 कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो 9 रस कौन कौन से हैं। पहला तो आपका है श्रृंगार रस, फिर हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विवश रस, भयानक रस और शांत रस, ठीक है। तो ये आपके 9 रस हैं, 9 रस हैं। एक एक करके इनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे और इनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं या किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, फिर कुछ विद्वानों के अनुसार परिभाषा, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो है एक क्वेश्चन आया हुआ था, 1 मिनट। तो ये जो परिभाषाएं हैं इनको देने का उद्देश्य क्या है, इनको देने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ था कि विभाव अनुभाव संचारी भाव
संयोगात रस निष्पत्तियां, ठीक है, ये परिभाषा किसने दी? तो आपको इसमें लिख के आना था भरत मुनि ने, ठीक है ना। अब आगे वो किसी से संबंधित यदि परिभाषा पूछ लेता है या फिर किसी के अनुसार परिभाषा आपसे लिखने को देता है, तो इसलिए जो प्रमुख वो है विद्वान है ना, उनके अनुसार जो परिभाषा है वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दी है, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड जरूर पूछ सकता है, ठीक है। जैसे पंडित विश्वनाथ के अनुसार यदि हम बात करें, तो पंडित विश्वनाथ ने रस की परिभाषा बताते हुए कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य को ही क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। ये पंडित विश्वनाथ ने बताया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि हृदय की मुक्ता अवस्था, मतलब कि रस को क्या बता मानते हैं? ये हृदय की मुक्ता अवस्था मानते हैं, तथा इन्होंने रस को लौकिक अलौकिक ना मानकर लौकिक माना है, ठीक। फिर आचार्य मम्मट के अनुसार रस ब्रह्मानंद सहोदया, ठीक है ना, ये किसने दी है? आचार्य मम्मट ने परिभाषा दी है, ठीक है। तो ये कुछ विद्वानों के अनुसार परिभाषा थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं रस के अंग की, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, ठीक। अब रस के कितने अंग होते हैं? तो भाई रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव जो होता है वो 2 भागों में होता है, आलंबन और उद्दीपन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और अनुभाव जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है अपना यत्न, एक होता है आयत्न, ठीक है। इसमें कात्विक, मानसिक और आहार्य, और यहाँ पे सात्विक, ठीक है। ये होते हैं रस के अंग, ठीक है। और एक होता है संचारी भाव, ठीक है ना। इनकी संख्या 33 मानी गई, ठीक है ना। इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी भाव की। क्या होते हैं स्थायी भाव? बेभाव। अब देखो उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्थायी भाव यानी कि हमारे हृदय में ये स्थायी रूप से विद्यमान होंगे, ठीक है ना। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, यानी 9 रस हैं तो उनका 9 स्थायी भाव होंगे, ठीक है ना। हर रस का अपना एक स्थायी भाव होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है स्थायी भाव? वे भाव जो मनुष्य के हृदय में 24 घंटे निवास करते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के साथ पुष्ट होकर रस विशेष में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ये सुप्त अवस्था में होते हैं, जैसे ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के से परस्पर सहयोग करते हैं और ये काय में परिवर्तित हो जाते हैं? रस में परिवर्तित हो जाते हैं। स्थायी भाव संपूर्ण रस प्रसंग में उपस्थित रहते हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। इनकी संख्या क्या है? 9 है, ठीक है। अब मान लो आपसे 3 मार्कर में पूछ लिया गया, सॉरी हाँ 3 मार्कर ही है ना, ठीक है। 3 मार्कर में पूछ लिया गया स्थायी भाव के बारे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? वे भाव जो मनुष्य के हृदय में सदा के लिए निवास करते हैं या हमेशा निवास करते हैं या फिर 24 घंटे निवास करते हैं, कोई पॉइंट बना लें, है ना। और इनकी संख्या क्या होती है? 9 होती है ना। ये बताएं, और प्रत्येक रस का स्थायी भाव बता दें, है ना। आप क्या कहलाते हैं ऐसे करके लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं रस और उनके स्थायी भाव की। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन देखो, ये याद क्यों करना पड़ रहा? तो आपने यदि पेपर देखा हो अच्छे से तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए होंगे। एक उनने मतलब वो दे दिया, क्या कहलाते, एक रस दे दिया, उसको पहचानो और उसका स्थायी भाव निकालो। तो सबसे पहले तो आपको रस पहचानना पड़ेगा। तो अब रस पहचानने में बहुत कठिनाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा, आपके लिए कुछ पहचान लिख के दे दूंगा। आपको सेंटेंस में केवल उन पहचानों को ढूंढना है, यदि वो आपको मिल जाती है तो आपको वो वाला रस वहां पर, मतलब जिस रस की जो पहचान होगी वो रस वहां पे लिख देना है, ठीक है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब एक अभी क्वेश्चन आया था, उसमें एक रस दिया हुआ था, है ना। ये सब अभी हम जो क्वेश्चंस हैं ये भी हम डिटेल में एक वीडियो में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार के बन सकते हैं, ठीक है। आपको कंप्लीट मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, आप बस वीडियो को अंत तक देखें और सारी क्लासेस आप यहाँ पे अटेंड करें, ठीक है ना। तो जो आपके रस हैं उनके स्थायी भाव हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस है तो इसका होता है रति या प्रेम। करुण रस का जो होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, ये जो करुण रस है, करुण रस का होता है शोक, और हास्य रस का होता है हास, ठीक है। ये गलत है, इसको चेंज कर लेना। फिर रौद्र रस का होता है क्रोध,
ठीक है। फिर वीर रस का होता है उत्साह, भयानक रस का भय, बीभत्स का होता है जुगुप्सा या घृणा, है ना, जैसे कि सिर पर बैठो काग, दो आंख हाथ नकारत, है ना, इस प्रकार से मतलब सुनने में घृणा सा लग रहा है ना, तो ये बीभत्स रस हो गया। फिर अद्भुत रस मतलब कि आपका मतलब अद्भुत सी बातें हो रही है, जैसे बिन पर चले सुने बिन काना, कर्म कर्म करे विधि नाना, है ना, तो मतलब कि बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है ना, ये सारी चीजें, ये अद्भुत रस वाली बात होगी, मतलब आपको फेंके फेंकने वाली बात यहाँ पे हो गई, है ना, ये सारी चीजें। फिर शांत रस हो गया, है ना, ये सारी चीजें, तो ये इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी, है ना, अगला लेक्चर जो हमारा वो इनसे रिलेटेड है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको लिख पाऊंगा, मोस्टली आपको उन्हीं एग्जाम्पल में से पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मेरी गारंटी है। ठीक, चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो विभत्स रस है उसका क्या होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा, अद्भुत रस का होता है आश्चर्य या विस्मय, और शांत रस का क्या होता है निर्वेद वैराग्य या सम। ठीक, फिर हम बात करते हैं विभाव की। विभाव क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव के उत्पन्न होने तथा तेज होने के कारण को विभाव कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। ठीक, तो विभाव का मतलब क्या हुआ कि मतलब जिस कारण से स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, है ना, मतलब ये उसको क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, स्थायी भाव को जगाने का काम करते हैं। स्थायी भाव के उत्पन्न होने तथा तेज होने के कारण जो है, उनके पीछे का जो रीजन है, वो क्या कहलाएगा, आपका विभाव कहलाएगा। और ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है आलम्बन और एक होता है उद्दीपन। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है, इसी वर्ष क्वेश्चन आया था कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, बहुत सारी विभाव किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, है ना, इसके भेद लिखिए, क्वेश्चन आया हुआ है ये 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आलम्बन जो होता है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को आलम्बन कहते हैं, मतलब कि जिस कारण से स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे हम क्या कहलाते हैं, आलम्बन विभव कहते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका उद्दीपन, जिस कारण से स्थायी भाव तेज होते हैं। ठीक है ना, मतलब देखो अभी हमने बोला है कि अभी मैंने बताया कि विभाव मतलब उत्पन्न होना और तेज होना, तो अब उत्पन्न होने वाला जो काम है वो आलम्बन द्वारा हो रहा है, और तेज जो है वो किसके द्वारा, उद्दीपन द्वारा। मतलब कि स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारण को आलम्बन कहेंगे, जिस कारण से वो उत्पन्न हुआ है, और जिस कारण से वो तेज हुआ है उसको उद्दीपन विभाव कहेंगे। ठीक है ना, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है ना, चलिए, अब आलम्बन विभाव दो प्रकार से होता है, विषयक आलम्बन और आश्रय आलम्बन। ठीक है ना, चलिए, फिर हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या है, आश्रय की शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं जो हैं, बाह्य शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं, ये अनुभाव कहलाती हैं। इनको दो वर्गों में रखा गया है, पहला होता है आपका यत्नज, दूसरा होता है अयत्नज। ठीक है, यत्नज अनुभाव मतलब आश्रय के द्वारा जानबूझकर तथा प्रयास पूर्वक की गई शारीरिक चेष्टाएं यत्नज अनुभाव कहलाती है। मतलब कोई जानबूझकर या प्रयास पूर्वक या फिर शारीरिक कर रहा है तो उसको अपन यत्नज कहेंगे। अब समझो कैसे, ये तीन प्रकार से होते हैं। पहला होता है आपका कात्विक अनुभाव, मतलब कि आश्रय की केवल शारीरिक चेष्टाएं, जैसे हाथ पैर, भौहें, है ना, भौहें हिला के किसी को इशारा कर रहे हैं, ठीक है, हाथ पैर हो गए, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आपकी कात्विक अनुभव कहलाएंगी। मानसिक अनुभव या वाचक अनुभव क्या कहलाएंगी, आश्रय वाणी का प्रयोग करके जो चेष्टाएं करता है उसे हम क्या कहते हैं, मानसिक या वाचक अनुभव कहते हैं। जैसे अमोद प्रमोद या फिर खिन्नता किसी से, इस प्रकार से बोलना, किसी को भरा बुला बोलना, है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, बोल के जो हम भी करेंगे, जो कुछ करेंगे। ठीक है, फिर आहार्य मतलब जब आश्रय की वेशभूषा के द्वारा जो चेष्टाएं की गई, जैसे शादी में गए तो हमने चटक धटक के कपड़े पहने, किसी के यहाँ मरने में गए तो हमने शोक पूर्वक या फीके रंग के कपड़े या सफेद रंग के कपड़े पहने, तो हम अपने भाव को किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने वेशभूषा के द्वारा भाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो वो आहार्य कहलाएगा। आई बात समझ में, चलिए, फिर
आयतनज मतलब आयतनज अनुभाव क्या कहलाता है? आश्रय की बेमानसिक एवं शारीरिक चेष्टाएं जो स्वतः उत्पन्न होती हैं तथा जिन पर आश्रय का वश ना हो उसे आयतनज अनुभाव कहते हैं। मतलब कि ऐसी मानसिक चेष्टाएं जो खुद से उत्पन्न हो रही है ना, उस पर आश्रय मतलब उसका मतलब जो है उस व्यक्ति का वश नहीं है। ठीक है, अब ये सात्विक अनुभव मतलब ये आपकी सात्विक अनुभव मतलब इसको सात्विक अनुभव के में मतलब जैसे बोल सकते हैं कि सात्विक अनुभव। ठीक है, आश्रय की वो अवस्था जो जानबूझकर या प्रयासपूर्वक ना की जा सके सात्विक अनुभव कहलाती है। इनकी संख्या क्या होती है? 8 होती है। ठीक है ना, आई बात समझ में? देखो, सात्विक मतलब ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये जानबूझकर या प्रयासपूर्वक नहीं कर रहे, है ना। जबकि यत्नज में क्या हो रहा था कि जो प्रयासपूर्वक या जानबूझकर की जा रही थी। ठीक है, तो ये अनजाने में ही हो रही हैं, है ना, स्वतः ही ये हो रही हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको आयतनज बोलेंगे। और ये ठीक है, तो अब इनकी संख्या में क्या हो गया, जैसे रोमांच हो गया, अश्रु हो गया, कंपन हो गया, स्वेद यानी कि पसीना हो गया, और वैवन यानी चेहरे का रंग उड़ जाना, प्रलय या फिर स्वरभंग और स्तंभ। अब जैसे रोमांच मतलब क्या है? रोमांच मतलब किसी कर्म या फिर क्या कहलाते हैं आपका हर्ष हो गया या भय हो गया, उत्साह से रोंगटे टाइप के खड़े हो जाना। ठीक है, अश्रु मतलब कब निकलते हैं अश्रु? जैसे दो प्रकार से निकलते हैं, या तो आनंद में निकलते हैं या फिर क्या निकलते हैं, सुख में निकलते हैं, है ना, आंखों में पानी भर जाना। फिर प्रलय, प्रलय मतलब दुख के कारण अचेतन हो जाना या फिर बेहोश हो जाना, है ना। स्वेद मतलब कि भय, लज्जा, प्रेम आदि के कारण शरीर से क्या आना, पसीना आना। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है एक प्रकार से, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। आपसे केवल इस प्रकार या तो सात्विक अनुभव किसे कहते हैं ये पूछेगा, नहीं तो अभी तो आपसे अनुभव किसे कहते हैं ये पूछेगा बस, तो आप उसको उसके प्रकार के बारे में लिख के आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम बनाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं संचारी भाव की। ठीक है, तो आश्रय के हृदय में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है, जो संचारी भाव है वो क्या है? आश्रय के हृदय में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहा जाता है। इनकी स्थिति क्षणिक होती है और इनकी संख्या 33 होती है। मतलब कि ये कुछ समय के लिए होते हैं, है ना। जैसे किसी ने हमें मार दिया तो हम रोने लगे, फिर हम शांत हो गए, तो इस प्रकार से ये क्षणिक मात्र के लिए होते हैं, है ना। ठीक है, अब जैसे कोई हमने पढ़ा, कोई कथन पढ़ाया, उससे हमें भयंकर हंसी आ रही, ठीक है, फिर हम शांत हो गए, तो ये सारी चीजें ये हमारी अस्थिर है ना, वो इन्हीं के कारण ही हो रहा। ठीक है, अब इनकी संख्या होती है 33, एक एक करके हम इनको पढ़ लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, पता क्यों? क्योंकि आपने यदि क्वेश्चन देखा हो, है ना, तो एक क्वेश्चन आया था उसमें ठीक है, तो संचारी भाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था कि रस को पहचानिए, उसके संचारी भाव लिखिए। तो देखो, अभी मैं आपको ये एक एक करके बता रहा हूँ, फिर जब हम कल रस पढ़ेंगे ना, तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम रस पढ़ेंगे, हर 2 दिन में 2 दिन के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, तो जब हम रस पढ़ेंगे तो रस में मैं क्या करूँगा कि हर रस का संचारी भाव जो है वो आपको लिख के दे दूंगा, है ना। कि यदि कोई रस पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि आपका श्रृंगार रस ही है ना, किसी उसमें श्रृंगार रस है ना, अब उससे पूछ रहा है कि एक कोई आपको दो पंक्तियां दे दी कि प्रस्तुत पंक्तियों में रस को पहचाने और उसका संचारी भाव लिखें। ठीक है, स्थायी भाव तो कोई भी लिख देगा, अब संचारी भाव कैसे लिखें भाई? तो जो संचारी भाव उसमें हो सकते हैं वो सारे की मैं क्या कर दूंगा, आपको एक लाइन में लिख के दे दूंगा कि भाई यदि श्रृंगार रस से संबंधित संचारी भाव पूछे जाते हैं आपको ये सारे लिख के आ जाना है। ठीक है ना, ऐसा हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। पहला होता है आपका निर्वेद। पहला क्या होता है? निर्वेद, मतलब कि इष्ट वस्तु के वियोग आदि से उत्पन्न विपत्ति और ईर्ष्यादि के कारण स्वयं को धिक्कारने को निर्वेद कहा जाता है। ठीक है ना,
मतलब कि किसी के वियोग के कारण या फिर उसके कारण जो हमें उससे आत्मग्लानि हो रही है उसको हम निर्वेद बोल देंगे। फिर आवेग क्या होता है, अनर्थ आदि ने उत्पन्न चित्त की जो घबराहट होती है वो क्या होती है, किसी अनर्थ के हो जाने से जो हम अंदर से घबराने लगते हैं, है ना, जैसे हमने कोई गलत काम कर दिया तो वो आवेग हो गया। दैन्य मतलब दुख दरिद्रता आदि से उत्पन्न हीनता जो होती है वो दैन्य कहलाती है। श्रम मतलब पैदल यात्रा, शारीरिक मानसिक थकान, इसको श्रम बोलेंगे अपन। इनका अलग अलग अर्थ है। जैसे मद यानी कि रूप रुपया रुतबा आदि का नशा मद कहलाता है ना। जड़ता यानी कि इष्ट अथवा अनिष्ट दर्शन, ठीक है। श्रवण से उत्पन्न कर्तव्य विमूढ़ता, ठीक है, ये सारी चीजें। उग्रता यानी कि अपमान आदि से उपजी तीव्रता, है ना, उग्रता कहलाती है। ठीक। मोह मतलब श्रम वियोग आदि से चित्त में ऐसी दशाएं हो जाएं कि बात का ज्ञान ना रहे, उसे हम मोह बोलेंगे, ठीक है ना। फिर विबोध मतलब मानसिक अथवा शारीरिक चैतन्य को हम विबोध बोलते हैं। स्वप्न निद्रा की बढ़ी हुई अवस्था, है ना। ग्लानि मतलब मानसिक और शारीरिक कष्टों द्वारा उत्पन्न शिथिलता, ग्लानि कहलाती है। शंका, है ना। अब ये जो है ना हर रस विशेष के अंतर्गत आती हैं, उन्हीं को हमें क्या कर देना है, छाट के रसों में लिख देना है ना, कि इस रस के अंतर्गत ये आपके जो है क्या कहलाते हैं, संचारी भाव जो है वो उत्पन्न होने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन को करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ठीक। फिर शंका, शंका जो है वो आपका अनिष्ट की चिंता को शंका कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई गलत ना हो जाए, कुछ ना हो जाए तो उसको शंका बोलते हैं ना। फिर असूया जो होता है, इसका मतलब होता है कि दूसरे के उत्कर्ष को ना सहकर उसकी निंदा करना, है ना। असूया मतलब दूसरे की प्रगति से को ना करके उसकी निंदा करना असूया कहलाता है, ठीक है। आलस्य मतलब श्रम गर्व व्याधिक आदि के कारण कार्य करने से विमुख होना आलस्य कहलाता है। चिंता इष्ट वस्तु की अप्राप्ति आदि से चित्त की व्याकुलता क्या कहलाएगी, चिंता कहलाएगी। स्मृति यानी कि पहले अनुभव किए हुए विषय का पुनः स्मरण करना, ठीक है। और धृति मतलब धैर्य को धृति कहा जाता है। धैर्य मतलब है ना कि संज्ञा दी गई है। फिर बीड़ा यानी कि प्रेम पराजय अथवा दुराचार के कारण लज्जा का उत्पन्न होना। चपलता मतलब अनुराग क्रोध विरोध आदि के कारण चित्त की चंचलता को चपलता कहेंगे, है ना। हर्ष मतलब इष्ट की प्राप्ति आदि से उत्पन्न जो सुख होता है, मतलब जो हम इष्ट मतलब जो हम पाना चाह रहे हैं, हमारा लक्ष्य है, उससे जो हमें उत्पन्न जो सुख होगा उसको हम क्या बोल देंगे, हर्ष बोल देंगे, ठीक है। गर्व मतलब विधा, गर्व मतलब विद्या बल रूप धन आदि के कारण उत्पन्न जो अभिमान होता है वो क्या होता है, गर्व होता है। जैसे कि कोई भी एक दोहा ले लो जो वीर रस का होगा, उसमें आपको गर्व होगा, है ना। जैसे कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये जो बाकी जो इसमें गर्व, इसमें वीरता का बखान हो रहा है, उनके बल का बखान हो रहा है ना। तो ये इसमें आपको ये वाला मिल जाएगा, यानी कि ये आपका जो है वीर रस का यहाँ पे हो जाएगा। फिर विषाद मतलब कि कार्य की असफलता से हतोत्साहित होना विषाद कहलाता है, ठीक है। निद्रा हो गया आपका, निद्रा यानी परिश्रम आदि से आंखों का मिचना अंगड़ाई और जवाई लेना क्या कहलाता है, निद्रा कहलाता है, ठीक। फिर अपस्मार यानी कि मानसिक संताप से उत्पन्न वह व्याधि जिसमें मूर्छा, ठीक है, कपकपी आदि दिखाई दे, अपस्मार कहलाती है, ठीक है। अमर्ष हो गया, मति हो गया, इन सब के अर्थ हैं, है ना। आप इनको पढ़ सकते हैं, इनको पढ़े, जैसे कि मरण यानी मृत्यु से पूर्व की अवस्था मरण कहलाती है ना। और उन्माद यानी कि क्या हो जाएगा आपका भय वियोग, है ना। और शोक आदि के कारण चित्त का भ्रम होना उन्माद कहलाता है, ठीक है। व्याधि यानी रोग वियोग आदि के कारण उत्पन्न मानसिक दुख को व्याधि कहते हैं।
तो ये सारे इस प्रकार से टोटल कितने हैं आपके 33 स्थायी भाव हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था, इसमें हमने रस की परिभाषा को देखा, उसके प्रमुख अंगों के बारे में देखा, ठीक है। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा जो कि 25 तारीख को होगा, है ना, तो उसमें आपका ये जो पूरा है रस बुक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम इस बात पे बात करेंगे कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन हमें कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपको रस से संबंधित बता देता हूँ, है ना। और प्रत्येक अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके हर रस से मिलेंगे, मतलब कि जो हम रस पढ़ेंगे, रस के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें डाल दूंगा। बाकी जो सामूहिक रूप से वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे ये आप याद रखें तो आपको उसमें भी काम आएंगे। आपके जो वनडे एग्जाम है ना, जैसे जो व्यापम से रिलेटेड होते हैं, उसमें आपको ये काम आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो लेक्चर है ना, ये केवल ना पीएससी के लिए, आप चाहे ना तो बस मुझे मतलब जो भी पढ़ना चाह रहे हैं पीएससी के अलावा, आप कुछ बुक्स हैं मैं आपको बता दूंगा, है ना, तो आप वो ले लें, उनके ऑब्जेक्टिव लगा लें केवल। तो आपका जो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको मेंस में, ठीक है, उसके आप यदि ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, थ्योरी में यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो सूरदास जो है उनको वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, भरत मुनि ने हास्य रस को सबसे सुखद रस माना है, जबकि करुण रस को सबसे दुखद रस माना है, ठीक है। भवभूति के अनुसार करुण रस का देवता यमराज है। भवभूति ने उत्तर रामचरितमानस की रचना करुण रस में की हुई है, ठीक। फिर श्रृंगार रस के जैसे कुछ कवि हैं, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि भाई श्रृंगार रस के प्रमुख कवियों के नाम लिखो, तो आपको याद होना चाहिए कि बिहारी हैं, विद्यापति है, मीराबाई, महादेवी वर्मा जो है ये श्रृंगार रस के कवि हैं। फिर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वीर रस के कवियों के नाम लिखो, तो ये जैसे जगनिक, कवि भूषण, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा कुमारी चौहान, ये वीर रस के कवि हैं, ठीक है ना। ये आपका 3 मार्कर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। हिंदी में 3 मार्कर है, बाकी पेपर में 2 मार्कर है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आज अगला फैक्ट, जैसे कि आचार्य भामह तथा सुंदरदास रस विरोधी कवि माने जाते हैं, जगनेक, कवि भूषण, रामधारी सिंह दिनकर तथा सुमित्रा कुमारी चौहान, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये डबल हो गया फैक्ट। फिर अगला पॉइंट, के आचार्य भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद बताए हैं। ये मैं आपको अभी जब रस पढ़ाऊंगा ना, वीर रस उसमें लिखवाऊंगा, है ना, कि कभी क्वेश्चन आ गया कि भरत मुनि के अनुसार वीर रस के कितने भेद हैं, या फिर भरत मुनि के अनुसार वीर रस के 3 भेद लिखिए, तो दानवीर, युद्धवीर और धर्मवीर। आचार्य भरत मुनि ने 4 रस यानी कि श्रृंगार, वीर, रौद्र और बीभत्स को प्रमुख रस माना है ना। मतलब इन्होंने 8 रस बताए ना, 8 में से 4 प्रमुख हैं इनके अनुसार, ठीक है। फिर शांत रस का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य दंडी ने के ग्रंथ में मिलता है, ये आपको याद रखना है। और रस मंजरी एक वो है पुस्तक, उसके लेखक कौन है, भानुदत्त है, ठीक है। रौद्र रस के भी 3 भेद बताए गए हैं, ये भी मैं लिखवाऊंगा आपको कल, है ना, व्याधिजन्य और अपराधजन्य और फिर विभाषिक जन्य, है ना। तो ये इस प्रकार से इसके 3 भेद बताए गए। हास्य रस के 6 भेद बताए हुए हैं, अवहसित, ठीक है, सिमित और क्या कहलाते, अतिहसित, अपहसित, व्यसित और हसित, है ना। इस प्रकार से ये 3 इसमें बताए गए, ठीक है ना। तो ये आपका आज का जो लेक्चर था उसमें हमें आज इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम रस के प्रकारों को पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपका लेक्चर 2 में पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद एक लेक्चर लेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्या, अभी तो टॉपिक ऐड हुआ है ना, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उनके बारे में बता दूंगा, और उसके बेस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं रस पे, है ना, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।